लगातार थकान है आपको, लेकिन आप तरोताजगी मतलब 67 इयर्स होने के बाद भी जो लगातार सक्रिय रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सौम्यता और कभी भी आक्रामक नहीं होते। लगातार जो घनी सफल चुनाव आयोजन कराने के लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, धन्यवाद। मतलब आप के विधायक के नेतृत्व में 20 साल बाद निगम चुनाव हुए हैं। 45% को अगर आधार बनाए तो क्या लगता है भाजपा के लिए संकट की घड़ी है? नहीं, वो संकट की घड़ी नहीं है। जितना मतदान भाजपा का पक्ष का हुआ है उतना ही मतदान भाजपा। टोटल वोट 4,28,000 था हमारे चुनाव में, और इस समय 3,80,000 वोट इस पर है नगर निगम में। तो 28 और 20 और 30 48,000 का मुस्कान से मुझे पता चल गया कि करीब करीब भाजपा के लिए शुभ संकेत है। लेकिन हम मुद्दे पे आते हैं, क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक की तरफ से अनस का किसी की पतंग कितनी उड़े और किसी की पतंग कितनी कटे, भाजपा पर उसका असर नहीं पड़ता है। ये तो मुस्लिम जो जनता है वो तय नहीं कर पा रही कि हमारा भाग्य विधाता था। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि 15 दिनों तक या यूं कहें 1 महीने तक लगातार निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां रही। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, लगातार कैंडिडेट के चयन हुए, उम्मीदवार के चयन हुए, मेयर उम्मीदवार के चयन हुए, फिर लगातार चुनावी चर्चाएं, जनसभाएं, सभाएं, तमाम चीजों को लेकर लगातार भाजपा के कई नेता व्यस्त रहे। ऐसे ही में एक दिग्गज भाजपा नेता विधायक कैंट अमित अग्रवाल भी व्यस्त रहे। लेकिन जो समझे वोट की चाल, उनका नाम अमित अग्रवाल। ये मैं मानता हूं, क्योंकि जब से मैं 5 साल से यहां पे आया हूं, वोट की रणनीति बनाने में और गुना भाग करके उसके नतीजे तक पहुंचने में अमित अग्रवाल जी को मैं सैल्यूट करता हूं। लिहाजा सबसे पहले सटीक विश्लेषण के लिए मेयर चुनाव खत्म हो गया, निगम चुनाव खत्म हो गया। अब 13 मई को ठीक 2 बजे 3 बजे के आसपास ये नतीजे आ जाएंगे कि मेरठ की सरकार कौन है, शहर की सरकार कौन है। तमाम चीजों को लेकर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, करीब करीब ऑन एन एवरेज 45-46% के आसपास माना जा रहा है। जो भाजपा के गढ़ वाले इलाके हैं, शास्त्री नगर सहित मोहनपुरी, तमाम जगहों पे काफी बड़े पैमाने पे वोट गायब रहे, लोग परेशान रहे। वहीं पे कुछ मुस्लिम इलाकों में भी वोट गायब रहे। और सबसे अच्छी बात यह रही, मेरे जो एनालिसिस, मैंने लगातार 70 इलाकों का दौरा किया, लगातार कई जगहों पर होते हुए, कि काफी जगहों पे जो भाजपा के बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, उनके कारण मेयर चुनाव में भी फर्क पड़ा। मेयर के ऊपरी सीट पे, जो मेयर का सीट माना जाता है, उनमें फर्क पड़ा। लगातार जिस तरीके से मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां, तमाम चीजों को लेकर सपा की तरफ सीमा प्रधान और तमाम लोग थे। सपा को मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर जाना जा रहा था, लेकिन तमाम रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर और सुनीता वर्मा, योगेश वर्मा, तमाम लोग नाराज थे। वहीं पर एआईएम ने बड़ा रोल अदा किया, जो भाजपा के लिए संजीवनी माना जा सकता है। जो पतंग मोहम्मद अनस ने ठीक ठाक मुस्लिम वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाया। लिहाजा अगर देखा जाए, कुछ शास्त्री नगर जागती बिहार इलाकों में अगर अतुल प्रधान को हिंदुओं का वोट गया है, तो वहीं पर अनस ने मुस्लिमों वोट पर भाजपा सपा से छीना है। तमाम मुद्दों में बात करेंगे, क्योंकि फिर मैं कहता हूं, जो समझे वोट की चाल, उनका नाम अमित अग्रवाल। नमस्कार सर, कैसे आप? ठीक, एकदम ठीक। बिल्कुल, लगातार थकान है आपको, लेकिन आप तरोताजगी मतलब 67 इयर्स होने के बाद भी जो लगातार सक्रिय रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सौम्यता और कभी भी आक्रामक नहीं होते। लगातार जो गणित, गुना भाग और तमाम चीजों को लेकर मेरठ भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं। सबसे पहले आपको सफल चुनाव आयोजन कराने के लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, धन्यवाद। मतलब आप के विधायक के नेतृत्व में 20 साल बाद निगम चुनाव हुए हैं। 20 साल तक आप विधायक नहीं थे, लिहाजा ये पहला चुनाव है, और ऐसे में नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, ये मेरी शुभकामना है। सबसे पहले हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। मेयर चुनाव का समापन हो गया, आप बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। ये बताइए कि 44-45% को अगर आधार बनाए तो क्या लगता है भाजपा के लिए संकट की घड़ी है? नहीं, वो संकट की घड़ी नहीं है। जितना मतदान भाजपा का पक्ष का हुआ है उतना ही मतदान भाजपा के विपक्ष वाला है। तो ये ऑन एन एवरेज 45% है, पूरी जनता का है, इसलिए इसमें कोई खतरे की घंटी नहीं है। और पूर्वांचल का मानेंगे तो वहाँ तो 33-35% ही हुआ है। उससे थोड़ा सा सीख लेकर, थोड़ा सा सचेत होकर हम लोग ने और प्रयास किया है। और लखनऊ भी बराबर दबाव बनाए हुए था पूरे दिन हमारे ऊपर 12 बजे के बाद, कि कैंट विधानसभा ही इस सीट को निकालेगी। लेकिन कैंट काफी क्षेत्र तो मेयर में आते नहीं है। नहीं, केवल एक छावनी मंडल जो है उसके 8 वार्ड हैं, वो भी
शहर के वार्ड के मुकाबले में आधे वार्ड हैं वो, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि कैंट में टोटल वोट 4,28,000 था जहाँ हमारे चुनाव में, और इस समय 3,80,000 वोट इस पर है नगर निगम में। तो 28 और 20 और 30 48,000 का तो फर्क है, वो ज़्यादा फर्क थोड़ी है। 380 का वोट है हमारा कैंट का। मैं इनके साथ 5 साल से बैठ रहा हूँ और पूर्वांचल के गढ़ राजधानी माने जाने प्रयागराज में भी हुआ। इनकी जो मुस्कान से मुझे पता चल गया कि करीब करीब भाजपा के लिए शुभ संकेत है। लेकिन हम मुद्दे पे आते हैं, क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक की तरफ से अनस का कटना और इधर कुछ ना कुछ, चूंकि शास्त्री नगर में सपा जो प्रत्याशी हैं सीमा प्रधान रहती हैं और अतुल प्रधान रहते हैं, तो कुछ ना कुछ वहां पे उनका फायदा होना और यहाँ कटना, इस बीच को लेकर एआईएम यहाँ भी एक मुख्य भूमिका में भाजपा को बचा रहा है, जैसे बिहार में बचा पाया और उत्तर प्रदेश में बचा पाया। कई राज्यों में भाजपा के लिए एआईएम बड़ा सफल शुभ संकेत माना जाता है। नहीं, भाजपा के लिए शुभ संकेत तो भाजपा का वर्कर है। भाजपा के वर्कर की जो नीयत है काम करने की, मेहनत करने की, भाजपा के हर वर्कर ने काम किया है इस चुनाव के अंदर। उसके पसंद का वार्ड का टिकट था या उसकी पसंद का वार्ड का टिकट नहीं था, लेकिन वो पसंद टिकट के वितरण तक है। जिस दिन से टिकट घोषित हुए उसके 1-2 दिन 3 दिन बाद सब कार्यकर्ता लग गए। तो निचले स्तर तक का कार्यकर्ता रखता है, तो किसी की पतंग कितनी उड़े और किसी की पतंग कितनी कटे, भाजपा पर उसका असर नहीं पड़ता है। ये तो मुस्लिम जो जनता है वो तय नहीं कर पा रही कि हमारा भाग्य विधाता कौन है। तो कभी तो वो पतंग पे जाता है, कभी वो पतंग की तरह मोमबत्ती पे जल जाता है, कभी साइकिल के पहियों के अंदर चला जाता है, कभी वो जो है हाथी में चला जाता है। तो वो तो एक उछलती हुई गेंद की तरह है, कभी कोई किधर से किक मार देता है, कभी कोई किधर से किक मार देता है। वो जब तक अपना नेतृत्व तय नहीं करेगा तब तक वो उसके संग ऐसा ही होता है। अच्छा, वोट बहुत कटे हैं विधानसभा में। जो लोग वोट डाले थे पूरी फैमिली का गायब है। सेक्टर 6 शास्त्री नगर गार्डन हाउस कॉलोनी बहुत पॉपुलर जगह है, वहां पे 70-80 टोटल वोट गायब हैं। इसको पीछे आप क्या मानते हैं? वोट ऐसे, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं भी क्षेत्र में घूमा। मैं पूरा अपना कैंट विधानसभा में आज मेरा विचरण रहा, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो ये बात है ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर सबसे बड़ी कमी बीएलओस की है, जिनके ऊपर सरकारी मशीनरी पूरा डिपेंड करती है। निर्वाचन आयोग, प्रदेश निर्वाचन आयोग बिल्कुल डिपेंड करता है। वो बीएलओस ने मेहनत नहीं की और उन्होंने जो है जो एक बूथ 1200 का बनता है या 1400 का बनता है, तो जितनी ऊपर वोट बढ़ी वो दूसरे बूथ में डाल दी, वहां से बढ़ी तो फिर तीसरे बूथ में डाल दी, और यहाँ तक की वार्ड बदल के में डाल दी। और यहाँ तक बेईमानी की कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका तो तय था कि उनको चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने सेटिंग करके उन लोगों से और एक वार्ड की वोट दूसरे वार्ड में डाल दी। तो इसलिए लोगों की वोट तो है लेकिन वो ढूंढते रहे लोग, अंत समय तक ढूंढते रहे और वोट मिली नहीं। अभी क्योंकि हमने जो ऐप का सहायता ली थी, हमने बड़ा अच्छा ऐप है वो, उसके अंदर डुप्लीकेट वोट भी आ रही थी कि 13,000 वोट हैं, उसके अंदर 1300 वोट डुप्लीकेट हैं, 1319 वोट डुप्लीकेट हैं। तो एक आंकड़ा वो भी आ रहा था। डुप्लीकेट की वजह से आपको परसेंटेज कम लगता है। तो ये मानिए कि ये वोट जो है 20% वोटों का मिसमैच है। 20% वोट मिसमैच है। वो या तो लोग जो है डबलिंग बनी है, या लोग जो है छोड़कर दूसरे घरों में चले गए हैं, तो उनका भी वोट बना चला आ रहा है। तो जो वोट कहीं ना कहीं ये घाल मिल रहा, बीएलओ का घाल मिल है सारा, बीएलओ का रहा है। और लगातार यह है कि जब हमारी ने पर्ची भी नहीं बांटी पूरी तरीके से, और इस बार भाजपा की तरफ से भी काफी पर्चियां शास्त्री नगर वगैरह में, काफी जो भाजपा मयूर विहार ई ब्लॉक्स, मतलब शास्त्री नगर में भी काफी पर्चियां भाजपा, जो मतलब लोग कहते थे कि पहले पार्टियां पर्ची बांटती थी, कम से कम भाजपा तो बांटती नहीं। भाजपा ने पर्ची बांटी, तो देखिए कुछ पर्ची तो इसलिए बट गई कि लोग वहाँ रहते ही नहीं है, चले गए हैं दूसरी जगह, या नौजवान नौकरी कर रहे हैं बाहर। हम उसको नहीं गिनते। माइग्रेटेड पॉपुलेशन जो होती है वो आज के ज़माने में 65% तो हमारा नौजवान है जो 35 साल की उम्र तक का है। अभी वो जो 65% नौजवान है वो बाहर नौकरी करता है। तो कितना नौकरी करता है, तभी तो यहाँ मेट्रो ट्रेन और रैपिड रेल बनाई जा रही है कि यहाँ से लोग दिल्ली रोज चले जाएं, आ जाएं, चले जाएं। तो जितना ये नौजवान बाहर नौकरी करता है, ये इस वाले वोट में बाहर से वोट देने नहीं आया। अच्छा, जिस तरीके से मैं बताऊं कि जैसे मेरा वोट था, मेरी पत्नी का वोट नहीं था, तो कहीं ना कहीं बीएलओ की गलती है कि जब मैं भी बीएलओ के पास नहीं गया तो मेरा वोट कैसे बन गया, मेरी पत्नी का क्यों नहीं बना।
तो सवाल ये उत्पन्न होता है, कुछ स्थानीय लेवल पर भी कुछ अच्छे आरडब्ल्यू लोगों से संपर्क अगर बीएलओ करते तो हो सकता था इस समस्या का निस्तारण हो जाता। ये मान इसका निदान ये तो आरडब्ल्यू तो हम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा, गाजियाबाद में, नोएडा में आरडब्ल्यू ज़्यादा हैं। यहाँ कोई आरडब्ल्यू का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सूची जो भारत निर्वाचन आयोग की सूची है उसकी कॉपी कर लें ये, तो ये जो मिसमैचिंग हो रही है, जो वोट गायब हो रही है, वो नहीं मिलेंगे। एमएलए एमपी की जो वोटर सूची है उसी को ही नगर निगम में कॉप्ट कर लेना चाहिए, उसी पर चुनाव कराना चाहिए, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। बार बार यही सवाल मैं भी उठा रहा हूं और 5 साल से उठा रहा हूं कि जब एक व्यक्ति का मकान अगर शास्त्री नगर में है, अगर वो विधानसभा में वोट डालता है तो निगम में वो कहां चला जाएगा? कम से कम नए वोट तो जोड़ने चाहिए। बेशक जो एक्सपायर कर गए वो तो आएंगे ही नहीं। तो लगातार जो नगर निगम विधायक के वोटिंग के समय और एमपी के वोटिंग के समय जो वोटर लिस्ट है उसी को अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। बहुत घालमेल है। लगातार कई सालों से मैं देख रहा हूं, मैं जब दिल्ली रहता था तब भी मेरी वोटिंग नगर निगम में आ जाती थी और विधायक में और सांसद में नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं पुरानी पर्ची को अपडेट करते थे। खैर ये बड़ा हो रहा। और हरिकांत अहलुवालिया जो दामाद थे परमवीर सिंघल, उनसे भी हमारी बात हुई थी। गंगानगर में करीब करीब 600-700, गंगानगर में 600-700 वोटिंग जहां पे होते वही मिसिंग है। वो भी बहुत परेशान थे। बहुत पूरे शहर में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। मोहनपुरी से लेकर तमाम कैलाशपुरी में भी, शास्त्री नगर में भी, जागृति बिहार में भी अफरा तफरी की स्थिति बनी रही और प्रहलाद नगर में बनी रही, जहां पे मैं खुद दौरा किया। सर एक चीज बताइए, जिस तरीके से 44-45% वोटिंग है, विधायक के चुनाव में ये 55 और से लेकर 60 तक रहता है। 56 मतलब वही 55-60 मैंने बोला, 55 से 60 तक। तो ये 10% का फासला क्यों रह जाता है? निगम चुनाव में क्या इंटरेस्ट की कमी रही, या आप क्या मानते हैं कि लोगों में चार्म नहीं रहा, या क्या कारण मानते हैं आप एज ए दिग्गज? नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का जब चयन करना होता है तो लोगों में जरा थोड़ी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। ये स्थानीय सरकार का है, इसमें लोगों की सेंसिटिविटी नहीं होती है। मैंने देखा है कि लोग जो बाहर नौकरी करते हैं, माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, विधानसभा में चुनाव देने वो आते हैं, वो खुद आते हैं, खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर। इसको समझते हैं किसी का सरकार तो नहीं बननी है, कोई सरकार तो नहीं बिगड़नी है, कोई किसी विधानसभा के चयन पे तो कोई फर्क पड़ेगा। छुट्टियां थी, लोग घूमने भी चले गए। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ स्थानीय छुट्टी पड़ गई क्रांति दिवस की, और 11 तारीख को चुनाव की छुट्टी हो गई तो लोग बाहर निकल गए। मेरे परिचय में बहुत परिवार हैं जो लोग निकल गए, उनको फ़ोन पर बात भी की हमने कि भाई आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो अपना दायित्व तो नहीं समझते हुए लोग चले गए। चाहे सरकार ये तीसरे इंजन की सरकार थी, ये स्थानीय समस्याओं को हल करती है, इसमें भी जनता को इतना ही संवेदनशील रहना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। चुनाव तो कोई सा भी हो, ये तो एक लोकतंत्र का पर्व है, और इस पर्व में मैं समझता हूँ कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका भी अच्छा रोल नहीं था कि अगर किसी के पिता के नाम में भोपाल की जगह भोपाल छप गया तो उन्होंने वोट नहीं डालने दिया। और जब पता मिल रहा है, आपको पता मिल रहा है, आपको उस परिवार के और लोगों के नाम मिल रहे हैं, तो आप इतना, गलती मतदाता की थोड़ी है, गलती तो निर्वाचन आयोग की है और उसके प्रिंटर की गलती है या बीएलओ की गलती है। उस गलती की सजा जो है वो लोकतंत्र को मिली है, व्यक्ति को मिली है। व्यक्ति तो धूप में खड़े मैंने देखे हैं, वो गिड़गिड़ाते रहे, हमारी वोट देखिए विधानसभा में थी, हमको वो हमारी वोट डलवाइए, हमारी वोट डलवाइए। लेकिन पीठासीन अधिकारी, ये मेरे 629 में पीठासीन अधिकारी थे, मैं अपने साथ ले गया उस मतदाता को, मैंने उससे बहस करके मैंने भोपाल पे उसका वोट डलवाया। अरे मैंने कहा तो गोपाल भी तो भोपाल ही है, भोपाल जिसका नाम है उसी का नाम गोपाल है। अरे भाई तो प्रिंटर की गलती है, तुम्हारे लोगों की गलती है, सरकारी मशीनरी की, हमारी गलती नहीं है ये। तो हमने वोट डलवाया। वो बिल्कुल तमाम घालमेल की स्थिति रही और लगातार शहर की सरकार, चूंकि शहर की सरकार में शहर में गड्ढे बहुत हैं, तमाम समस्याएं हैं, शहर खूबसूरत नहीं है। तमाम जगहों, लखनऊ, बरेली और तमाम जगहों पे आप जाइए तो शहर खूबसूरत होता है, जिसके लिए शहर की सरकार जहां पे आप चलते हैं उसकी जवाबदेही आपको होनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि मेयर या तमाम चीजों में या वोट देने के प्रतिशत में कमी कहीं न कहीं भाजपा के द्वारा पार्षदों के टिकट के चयन की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई, ताकि काफी भाजपा के दिग्गज चेहरे हैं, फूलबाग से मनोज वर्मा हैं जो दिग्गज वहां से पार्षद भी रहे, उनकी वाइफ वो चुनाव लड़ रही है निर्दलीय, विपिन त्यागी लड़ रहे हैं, काफी जगहों पे ऐसे दिग्गज हैं जो 2 बार पार्षद रह गए, संजीव पुंडीर वार्ड 53 में उन्होंने भी ताल ठोक दिया था। तमाम जगहों पे इसको कितना मानते हैं कि इसके कारण भी मेयर के वोट प्रतिशत में या शहर के वोट प्रतिशत में कोई अंतर पड़ा है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो लोग भी बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी कोई हैसियत नहीं कि उन्होंने मेयर का वोट काटा हो, उनकी कोई हैसियत नहीं कि दूसरे को वोट, कोई
मतलब वो अपना निर्दलीय तो ले लिया होगा, लेकिन मेयर वाले निर्दलीय ले लिया होगा, लेकिन वो कहीं अनस को मिल जाएगा, कोई वो मलिक को मिल जाएगा, या वो कोई सीमा प्रधान को मिल जाएगा, या साइकिल पे या उस पर चला जाएगा, ऐसा तो कोई है ही नहीं। वो तो किसी की हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है। जो बीजेपी को मेयर में मिलने वाला वोट है वो उसको काट दे। और जो लोग भी खड़े हुए हैं बागी उम्मीदवार, उनके बारे में मुझे तो इतना ही कहना है कि उनकी लोकेशना की कोई सीमा नहीं है। मैं कहता उनको समझाता था कि बहुत लोगों को मैंने समझा के बैठाया भी है। मैं समझता हूँ कि मैं ही अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को बैठा पाया, जिनको चुनाव से मैदान से मैंने हटाया। वार्ड 27 से हटाया, 44 से हटाया, यहाँ 52 में मैंने हटाकर जो निर्दलीय निर्विरोध निर्वाचित कराया मैं तो कम से कम मैं समझता हूँ 8-10 लोगों को मैंने बैठाया है। तो वो उनको ये समझाया कि 20 साल बाद अगर अमित अग्रवाल को टिकट मिल सकता है तो किसी दिन तुम्हारा अनुभव भी आ सकता है। लगातार कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में, जैसा मैं मानता हूँ 18 साल की पत्रकारिता में और दिग्गज संस्थान में रहा हूँ, बड़े बड़े संस्थान में रहा हूँ, इसलिए जो स्ट्रीम संस्थान होता है उसके ऊपर कोई प्रिंट में और चैनल में संस्थान नहीं होता। वहां काम करने के बाद मैं महसूस किया कि वाकई जब 20 साल बाद अमित अग्रवाल जी फिर से रिफॉर्म हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। खैर, आपके ऊपर विवेक की बात है। तमाम लोगों ने प्रयास किया और चुनाव खत्म भी हो गए। अब मुद्दे पे आते हैं। सर, क्या आपके अंकगणित क्या कहते हैं? 45% को आधार बनाया जाए तो क्या अंकगणित और क्या गुना भाग कुछ तो किया हो, क्योंकि आपका चंचल मन जरूर कुछ न कुछ गुना भाग करता होगा। तो आप रोजाना खबर पर सबसे पहले इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ऊंट किस कर पर बैठेगा? सटीक जानकारी दीजिए। देखिए, ऊंट तो अभी खड़ा है, अभी ऊंट बैठा नहीं है, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो 12 घंटे अर्ली पूछ रहे हैं। 12 घंटे पहले कल भी आपका इंटरव्यू लेंगे। नहीं, अभी वार्ड वाइज मतदान नहीं आया। और मेरिट की संरचना जिस हिसाब से है वो वार्ड वाइज जब आ जाएगा तभी हम निकाल के सटीक आपको बता पाएंगे कि हम कितने से जीतेंगे। कल 5 बजे का समय फिक्स, जिस तरह से मैं बताता हूँ। हाँ, 5 बजे तो बड़ा क्लियरली हम वर्कआउट कर लेंगे। 12-1 बजे तक वर्कआउट कर लेंगे कितने परसेंट कितना हमको वोट मिलने वाला है और कितना। अभी ऐसा मानते हैं मोटा मोटा 1 लाख प्लस से हम लोग जीत रहे हैं। मतलब इतने कम मतदान में भी आप लोग 1 लाख प्लस का दावा कर रहे हैं, अब वोट होने के बाद भी, क्योंकि अब तो वोटिंग होनी नहीं है, माहौल तो बनना नहीं है, तो अभी भी 1 लाख का दावा कर रहे हैं। देखिए, मैं 1,18,000 जीता था, 56%, उसी में 10% कम कर लो। 1,18 में से कितना घटाओगे? 1,18 का 10% कितना होता है? 11,800। 12,000 वोट घटा दीजिए। तो मैं तो 18,000 घटा दिया, इसलिए आपसे एक कहा। आप फिर कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि विधायक के चुनाव में लोग सेंसिटिव होते हैं, मेयर में नहीं होते, तो क्या कैंकर उधर कैंट के इलाके में भी वोटिंग उस हिसाब से 10% वोट कम हुआ है, तो 10% वोट कम कर लीजिए उसके अंदर। 56 का 40 बता ही रहे ना आप। तो इस बार फिर लग रहा है कि मेयर चुनाव शहर की सरकार में कैंट ही अपनी संजीवनी देगा। जैसे राजेंद्र अग्रवाल के चुनाव में हमने देखा कि हर जगह से हारते हारते कैंट ही उनको जिताया 4500-4600 से। और सोमेंद्र तोमर जी जब बिल्कुल हार रहे थे तो शास्त्री नगर जागती बिहार का ही पेटी खुला, ईवीएम खुला तो वो जीते। तो कहीं ना कहीं कैंट और शास्त्री नगर अभी भी बहुत जीत में बड़ी भूमिका निभा रहा है। शास्त्री नगर और जागृति बिहार मेरा पुराना क्षेत्र है। जब मैं विधायक पहली बार होता था तब वो मेरे क्षेत्र में था, और वो इसी तरीके से गढ़ा हुआ है मेरे द्वारा, जैसे कि छावनी है। छावनी का जो वर्तमान क्षेत्र है वो भी बड़ा रिच है और भाजपा की दृष्टि से तो बहुत सुदृढ़ है वो। तो निश्चित रूप से कि जो भी मतदान हुआ उसमें भाजपा का हिस्सा 2/3 से ज्यादा है। तो आप मानते हैं कि कैंट इलाके में सपा की साइकिल नहीं चली होगी? जो इधर रहते हैं शास्त्री नगर और सारे में घूमे हैं आप, तो सारे में घूमे हैं। आप देखो ना, आरजी कॉलेज पर तो बस्ता भी नहीं था किसी का, अकेले हमारा ही बस्ता था। अन्य को वार्ड ऐसे थे। इस बार मैंने पहली बार देखा, बता दूं कि 67 जो कैलाशपुरी में जहाँ पे मिनल गौतम चुनाव लड़ रही है, छात्र संघ की पुरानी पुरोधा है, वहां पे भी सपा का बस्ता था। इधर इलाके में मैंने बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं, आंकड़ा क्या है, क्योंकि अतुल प्रधान शास्त्री नगर रहते हैं और 20-30 साल से रहते हैं, तो एक अपने आप को वहां का रेजिडेंट मानते हैं। तो उस इलाके में बस्ता हर जगह देखा गया। कहाँ देखा गया? 26 में जहाँ हो रहे नहीं, 26 तो उनका वार्ड, अरे वार्ड है उनका, तो कैंडिडेट नहीं मिला उनको। अरे कैंडिडेट नहीं मिला था तो अपने किसी साले वाले को खड़ा करते थे। नहीं, सारा परिवार ही उनका राजनीति में रहेगा, सीमा प्रधान रहेगा। सबसे बड़ी बेईमानी तो ये है कि सीमा प्रधान जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके, उनका जिले का वोट था। आज उन्होंने नगर निगम में बेईमानी से वोट बना लिया, अब नगर निगम की राजनीति करना चाहते हैं। तो जिला पंचायत में क्षेत्र में जो व्यक्ति जिले क्षेत्र में रहता है, देहात क्षेत्र में रहता है, उसको वहीं की राजनीति। शहर की समस्या की उतनी जानकारी होती है जो गांव की समस्या शहर की समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन वो शहर की समस्याओं की निदान के लिए थोड़े आ रहे हैं।
वो तो अपने जिस सिद्धांत के लिए आ रहे हैं, चाह रहे हैं, उससे आ रहे हैं। वो उनको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। शहर की जो समस्याएं हैं वो भाजपा ही बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। पिछली बार क्योंकि सपा बसपा में थे योगेश शर्मा की वाइफ सुनीता वर्मा, मुस्लिम और जाटव, फिर उसके बाद वो बस सपा में आ गए। सपा में आ गए तो ईमानदारी से उन्होंने चुनाव लड़ा। कितना बड़ा नेता उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा, विधायक मंडल दल का नेता उनका, उसका रोड शो के अंदर उसका विधायक शामिल नहीं होता है, उसका पूर्व मंत्री विधायक शामिल नहीं होता है, उसका गुलाम मोहम्मद विधायक शामिल नहीं होता है, उसका वर्तमान में जो ये पूर्व विधायक है योगेश वर्मा जो सभा में आ गया, उसकी पत्नी पूर्व मेयर है, निवर्तमान मेयर है। उसको चेहरे को भी कैसे नहीं किया गया, फोटो नहीं लगाया गया? अरे वो अखिलेश जी के आने के बावजूद भी नहीं जा रहे वो, तो क्या कारण है ये तो पता लगे ना, अंदर क्या दाल गल रही है। बिल्कुल, अंदर सिर्फ फुटबॉल है। सपा के यहाँ लगातार एक हफ्ते से सपा में सिर्फ फुटबॉल था। रफीक अंसारी नाराज थे, शाहिद मंजूर नाराज थे, तमाम जो योगेश वर्मा, ये सुनीता वर्मा जो निवर्तमान मेयर सपा की हैं और सपा का ही चुनाव लड़ रहे हैं मेयर के, उनके होर्डिंग पे सपा की निवर्तमान मेयर को जगह नहीं दिया गया जो जाटव समुदाय की बड़ी नेता माने जाते हैं, दोनों पति पत्नी दोनों। एक सवाल और आपसे, क्या लगता है कि जिस तरीके से अंगणित फिट कर रहे हैं हम लोग बैठ के, तो पंजाबियों ने अच्छी भूमिका अदा की और आपके विधायक बनने के बाद कैंट का इलाका और ज्यादा सुदृढ़ हुआ है? और तीसरा सवाल इसी में जोड़ देता हूं कि क्या लगता है कि पिछली बार जब बसपा मजबूत थी, जाटव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन सफल हुआ, इस बार भी बसपा सिंबल पे है। लोग कहते हैं कि जब बसपा सिंबल पे लड़ती है तो मेरठ में मेयर बनाती है, तो इस बार क्या अंतर है जो बसपा का नामो निशान नहीं था? ये समझाइए जरा। नहीं, बसपा का नामो निशान है ना, वोट मिला ना बसपा को। कई दिग्गज भाजपा नेता भी कहते थे कि जब बसपा सिंबल पे लड़ती है तो जाटव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन मिलकर सीट निकाल लेती है। लेकिन अभी क्योंकि अब उनका कोई बड़ा नेता रह नहीं गया, सब कुछ तो चुनाव में, कैंट के चुनाव में बसपा के जो मोहल्ला क्षेत्र के लोग थे वो सब मेरे पास साथ आ गए, बसपा को छोड़ दिए। और अभी बसपा को देखिए, जगरोशन जी ने छोड़ा, योगेंद्र जाटव ने छोड़ा, भाजपा ज्वाइन कर ली, बिना कुराली दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं, कोऑर्डिनेटर रहे हैं, और हमारे उन्होंने छोड़ा, बिना कुराली जी ने छोड़ा, प्रदीप गुप्ता पिंकी छोड़कर चले आए। तो अब बसपा में, मैं तो अपने चुनाव में कहता था कि बसपा का तो हाथी बैठ गया है, उसके हाथ नहीं रहा, उसके घुटनों में दर्द है, वो उठ ही नहीं पा रहा है ऊपर, तो इसलिए बसपा का हाथी तो बैठा है। लेकिन अभी जाटव समाज जो बसपा को वोट देना चाहता है वो भी दिशाहीन है, वो आगे फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मायावती के बाद बसपा में कौन लालू यादव ने अपने बेटे को नेतृत्व दिया, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को नेतृत्व दिया, लेकिन मायावती का जो की पार्टी है उसके आगे का नेतृत्व नजर नहीं आ रहा जाटव समाज को, इसलिए जाटव का काफी वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये कितना सफल मानते हैं? निश्चित रूप से भाजपा की तरफ सफल हो रहा है, और जो बसपा पर बंधा भी है, हाथी से अपने को बंधा हुआ मानता है, वो तय नहीं कर पा रहा है कि हाथी को देने का फायदा क्या होगा। क्योंकि बहन जी तो जब सरकार में होती है तभी लखनऊ आती है, और जब वो सरकार में नहीं होती तो वो दिल्ली रहती है। तो इस तरह से तो राजनीति चलती नहीं है कि वो दिल्ली में रह के क्या करती हैं, जनता के बीच में नहीं आती हैं, दुख दर्द में नहीं आती हैं। आदमी अपने को व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ, नेता भी, उनका कार्यकर्ता भी। आप बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा के किसी परिवार में सुख दुख होता होगा तो बहन जी क्या जाती है, और हम लोग रोज जाते हैं सुख दुख में, तो अब व्यक्ति सुख दुख से जुड़ता है। ऐसी कौन सी कोई फिक्स है जिससे बसपा का मतदाता जुड़ा रहे आखिर तक? एक दिन तो वो छोड़ेगा ही। बिल्कुल, लगातार जाटा वोट बिखरा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सपा में भी राड़ की वजह से जो ऑरा क्रिएट किया जा रहा था अतुल प्रधान की तरफ से कि चुनाव के लड़ने से पहले कि सपा के आने से, अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के आने से माहौल एकदम विस्फोटक हो जाएगा तमाम चीजों को लेकर। लेकिन लगातार मैं ग्राउंड पे और माइक्रो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करके ये पाया, 3-4 दिन से लगातार मैं चला रहा था कि कहीं ना कहीं तराजू के बिल्कुल बराबर टक्कर पे आ गए, और हरिकांत अहलुवालिया जो है वो कहीं ना कहीं प्लस होते दिखाई दिए। लेकिन जिस प्रकार से आज 45% मतदान हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा भी मन हिला डोला, तो मैं चाणक्य के पास आया और जानने की कोशिश किया कि आखिर मामला क्या है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हिंदू वोट बैंक में अतुल ने सेंध लगाया है तो मुस्लिम वोट बैंक में पतंग ने खूब उड़ाया है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि 5 बजे एक और इंटरव्यू दिखाएंगे
जो समझे वोट की चाल उनका नाम अमित अग्रवाल। अगर मैं कहीं पे जाके फिक्स हो जाता हूं तो मैं मरते दम तक फिक्स रहता हूं, क्योंकि लगातार चाल की नीति और वोट बैंक की रणनीति पर अमित अग्रवाल की अच्छी पकड़ है। तो लगातार ये इंटरव्यू में बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसीलिए कहते हैं मेरठ की धड़कन आपको रखे आगे। नमस्कार।